हेलो स्टूडेंट, माई सर रिंकेश CLC सीकर से मैथमेटिक्स फैकल्टी। सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि CLC के द्वारा एक नई सीरीज का लॉन्च किया जा रहा है जेईई मेंस में। जो NTA ने आपको 2023-2024 में जितने भी पेपर को ऑर्गेनाइज किया था वो टोटल 16 से 18 पेपर्स हैं। हम उन सभी पेपर्स का हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का वीडियो सॉल्यूशन बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप इन सभी पेपर्स का जो वीडियो सॉल्यूशन है उसको पढ़ें, देखें ढंग से और अपने गोल को अचीव करें। तो चलो अपन अब बात करेंगे मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है सेट एडिशन का। तो चलो बेटा अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपको दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी। सेट ए का मीनिंग है x + 1 का mod इज लेस देन 2 एंड सेट बी का मीनिंग है x - 1 का mod ग्रेटर देन 2। अल्टीमेटली आपको सेट ए और सेट बी में 2 मॉडुलस इनइक्विटी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, दोनों मॉडुलस इनइक्विटी को सोल्व करेंगे। तो उनसे जो आपको रेंज मिलेगी, सॉरी x की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका सेट ए और सेट बी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो चलो अपन इसको एक बार बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या बोली गई है, x + 1 का mod लेस देन 2। इसको अपन लिख सकते हैं x + 1 इज लाइज बिटवीन -2 से +2। अगर x + 1 आपका -2 से 2 है तो देन वी विल गेट x लाइज बिटवीन -3 से 1। ये आपका आ गया सेट ए। उसके बाद सेट बी में क्या करना है, सेट बी में बोला गया कि x - 1 का mod ग्रेटर देन 2। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर कहीं लिखा हो mod x ग्रेटर देन a तो इसका सॉल्यूशन क्या था, x लेस देन इक्वल टू -a यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे देखो आपको क्या अचीव होगा, x - 1 इज लेस देन इक्वल टू -2 यूनियन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके बाद सॉल्व करने पे आ जाएगा x लेस देन -1 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फाइनली इसका जो कॉमन पार्ट है प्लस सेट भी आपको क्या मिलेगा, x बिलोंगिंग टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये आपका सेट भी आ गया। अब सेट ए और सेट बी आने के बाद आपको करना क्या है, एक बार a - b करना है, b - a करना है, a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b। इनमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये मतलब नॉट ट्रू। तो देखो x आपका -3 से 1 है, इसमें x इस पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक काम करते हैं, इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट आपको अचीव होगा -3 से -1। -3 पे ओपन लगाना है और -1 पे क्लोज लगाना है, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b आपको गिवन है -3 से 1। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, आपको फॉल्स वाला टिक करना है। उसके बाद बारी आती है a यूनियन b की। a यूनियन b का मतलब अपन को दोनों सेट को एक साथ मर्ज करना, मतलब ऑल इंटरवल को एक साथ लिखना है। तो देखो a का b के साथ यूनियन लेने पे क्या आएगा, ये -∞ से -1 और ये -3 से 1। तो अल्टीमेटली वाला पार्ट इसके अंदर इनबिल्ट है। तो या फिर एक काम करो, उसको अपन नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। सेट ए में बोला गया है -1 और 3। जो सेट बी है वो -1 से लेस और 3 से ग्रेटर है। -1 से लेस और 3 से ग्रेटर, ये सेट बी गिवन है आपको। आप डायग्राम से भी अच्छे समझ सकते हैं। और सेट ए गिवन है -3 से 1। -3 से 1, ये लो, ये आपका सेट भी आ गया। अब इन दोनों को एक साथ लिखना है मर्ज करके। तो कितना आंसर आएगा, तो इसका a यूनियन b कितना आएगा, ये तो है a इंटरसेक्शन b। तो यूनियन लेने पे क्या जाएगा,
-∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब देखो 3 और 1 पे ब्रैकेट कैसे लगाना वो आप देख सकते हो। 1 पे ओपन लगाना है और 3 पे क्लोज लगाना है। ये आपका आ गया ए यूनियन बी। तो देखो हाँ, इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी बिलोंगिंग टू। आप कंप्लीट में से क्या करोगे, केवल इस वाले पोर्शन को रिमूव करोगे। दिस इज नॉट इनबिल्ट ए यूनियन बी, तो देन वी विल गेट आर। इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब माइनस करना है, तो 1 ओपन ब्रैकेट 3। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। तो उसको मैच करते, ए यूनियन बी इक्वल टू आ गया आर माइनस, यस सर। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। अब बात आती है ए माइनस बी और बी माइनस ए की। तो देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, आपको ए में से दोनों के कॉमन पार्ट को रिमूव कर देना है। तो ए पार्ट में से दोनों के कॉमन को हटाओगे तो देखो ए वाला पार्ट कौन सा बचेगा, सॉरी हाँ ए वाला पार्ट। तो ए पार्ट आपका कौन सा, दिस पोर्शन, दिस इज ए। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी, ये टोटल आपका ए कॉमन को हटाओगे तो देन वी विल गेट दिस इज ए माइनस बी। तो जो a माइनस बी है वो आपका क्या होगा, -1 से 1। a में से आपको क्या करना है, बेसिकली जो a पार्ट है आपका उसमें से कॉमन पार्ट को हटाना है। तो a माइनस बी क्या जाएगा, -1 से 1। ये लो -1 से 1 लिख देते हैं इसको भी अपन, -1 से 1। और देखो -1 और 1 पे ब्रैकेट कैसा होगा, -1 को अब इससे देखो जल्दी समझ में आएगा आपको। सेट ए आपका लिखा हुआ है बिलोंगिंग टू -3 से 1, और दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट कितना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू -3 से 1। सेट ए तो -3 से 1 है और ये -3 से -1 है। एकदम केयरफुली देखें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बताओ आप ए में से बी को हटाओगे तो -3 से लेके 1 वाला पार्ट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये -3 से -1 हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, -1 से 1। अल्टीमेटली 1 पे ओपन लगाना है और -1 को हटाना है तो -1 पे भी ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन भी आपका क्या गया, ट्रू। तो आप देख लेना इसका सेकंड ऑप्शन फॉल्स आएगा। इसको भी कर सकते हो, इसको बी माइनस ए कर देना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट थोड़ा केयरफुली करें, क्योंकि ब्रैकेट्स में बच्चे गलती कर देते हैं ग्रेटर देन लेस देन में, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है, ये एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन है कंप्लीटली। एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, 25 इन इवेंट बी। क्या मीनिंग है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 टाइप्स के इवेंट अकर किए गए। इवेंट ए के लिए 48 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बी में 25 और सी में 18 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए स्टूडेंट्स के लिए। इफ दीज मेडल्स won to total 60 men and only 5 men got medals in all 3। जो टोटल जो आपने मेडल्स दिए इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी में, वो टोटल जो पर्सन है वो 60 में है। अल्टीमेटली कुछ पर्सन इसमें रिपीट होंगे इवेंट ए बी सी में जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेते हैं, और 5 पर्सन या 5 मैन ऑल 3 मेडल्स को अचीव करते हैं। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 इवेंट। आपको उन पर्सन की काउंटिंग करनी है जो एग्जैक्टली अचीव 2 मेडल्स। तो देखो क्या करना है, जब भी आपको सेट थ्योरी का क्वेश्चन हो तो आप ट्राई करो उसको पहले वेन डायग्राम से। तो 3 सेट है एबीसी, ये 3 इवेंट है एबीसी, तो अपन 3 के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये इवेंट ए का वेन डायग्राम हो जाएगा, ये लेट इवेंट बी है, और ये लिए इवेंट, ये इवेंट ए मान लेते हैं, इसको इवेंट बी और इसको इवेंट सी। तो अपन देखो क्या करते हैं, तीनों के जो कॉमन पर्सन है वो तो कितने 5, आपको एग्जैक्टली 2 इवेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन पर्सन्स की काउंटिंग करनी है। तो ये मान लो कि लेट ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा, ठीक है। और जो टोटल पर्सन है वो कितने 60। तो देखो अपन को क्या करना है, हाँ
25 इन इवेंट बी, 48 मेन इसमें है, 25 मेन बी में है और 18 मेन, और ये होल पर्सन कितने हैं 60 है। तो आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, विच रिसीव्ड मेडल एग्जैक्टली 2 इवेंट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताना आपको। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे अपन, सिंपल एन ऑफ, इसको चलो इधर लिखते हैं, अपन लिखते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन की बात, एक मिनट को, अपन लिखते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। तो कितना जाएगा, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब है 48 प्लस एन ऑफ बी का मीनिंग 25 प्लस एन ऑफ सी का मीनिंग 18 माइनस 2 का पेयर, 2 का पेयर कितना होगा, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, मतलब अल्फा प्लस 5, फिर माइनस लगाओगे ये सब कुछ, चलो प्लस लगा के ब्रैकेट में दो, प्लस बीटा प्लस 5 प्लस गामा प्लस 5 और प्लस आ जाएगा गामा, सॉरी प्लस के मिलेगा 5। दोबारा देखो, जो टोटल पर्सन है वो कितने, आपके टोटल पर्सन जो है वो कितने 60। तो 60 का मीनिंग क्या है, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ सी, माइनस 2 के कॉमन पार्ट को माइनस करना, तीनों के कॉमन पार्ट को ऐड करना है। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 60 इक्वल टू, ये टोटल 60 है, 48 और 18 66 आ गए, और 25 और ऐड कर दो, ये 5 ले लो 30, तो कितना जाएगा 96, ये आ गया 96, और क्या आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस के 15। ठीक है, तो देखो 96 में से 15 कम करोगे तो कितना बन जाएगा, 96 में 10 86, 81 और 81 और 60 कम करने पे 21, मतलब अल्टीमेटली इससे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 20। ठीक है, तो उसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। एक बार आप दोबारा देख लो चाहो तो, सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, सेट ए सेट बी सेट सी के एलिमेंट गिवन है, कॉमन जो एलिमेंट है वो 5 है या पर्सन 5 है, तो अपन क्या करते हैं, जो एग्जैक्टली 2 इवेंट को क्या करते हैं पार्टिसिपेट, उनको अपन अल्फा बीटा गामा माना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, एक का सम, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, एन ऑफ ए 48 गिवन है, एन ऑफ बी 25 है, एन ऑफ सी 18 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पार्ट ओनली अल्फा नहीं लेना, अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 5 गामा प्लस 5 प्लस तीनों का कॉमन है 5। ये लिखने के बाद यूनिट की वैल्यू आपको 60 बोलेगी, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एग्जैक्टली 2 इवेंट में जो पर्सन क्या करेंगे पार्टिसिपेट, उनका सम क्या मिलेगा बोलो 21। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 के, लेट ए एंड बी are two finite set with m and n elements respectively। 2 सेट है ए और बी, सेट ए में तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बोले गए हैं m, और सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो मेंशन किए गए n। तो अपन से क्या पूछा गया है, दी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, तो सेट ए के टोटल सबसेट क्या होंगे 2 की पावर m, और सेट बी के टोटल सबसेट 2 की पावर m। तो ऑलरेडी मेंशन है कि सेट ए के जो टोटल सबसेट हैं वो सेट बी के टोटल सबसेट से 56 ग्रेटर हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो मैथमेटिकली, 2m इक्वल टू या 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 56। तो ये आ गया 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। अब देखो इसको करने, हाँ तो अपन से आगे क्या पूछ गया है, आपको बताना है कि देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट m, n एंड q, 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस बतानी है, तो अल्टीमेटली m और n लाना है।
तो देखो बेसिकली क्या करना है इसमें, इसमें इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो आप इसको मैथमेटिकली नहीं कर सकते, तो आपको इसमें कुछ सोचना है। इसमें बेसिकली आपको हिट एंड टेल से चेक करना था। तो देखो 2 की पावर का डिफरेंस 56 आना चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, m को 6 माना। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64, और 64 में से n इक्वल टू 3 लेने पे क्या आ जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 56। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? तो एक पॉइंट तो आ गया 6,3, तो आपको 6,3 की -2, -3 से डिस्टेंस चाहिए। तो क्या जाएगी 6 माइनस प्लस 2 8, 64, 36 करोड़, दिस इज 10। यस, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है आपको। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपका सेट रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, आपको 2 सेट गिवन है ए और बी। सेट ए में तो एलिमेंट मेंशन है 2, 3, 6, 8, 9, 11, और सेट बी में एलिमेंट है 1, 4, 5, 10, 15। आपको आगे बोला गया है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। एक रिलेशन आर ए क्रॉस बी में डिफाइंड है, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लेना है, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आपको सेट बी से लेना है। इज डिफाइंड बाय, क्या रिलेशन डिफाइंड है? ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी इज implies that 3AD minus 7BC is an even number। ये आपका इवन नंबर है। तो आपको रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है बेटा। तो देखो क्वेश्चन को करने की थीम क्या, ध्यान दे सभी। हाँ, एक बात ध्यान देना, इसकी इंग्लिश में गलती कर दी है। इंग्लिश सही, इसकी हिंदी गलत है ना। वो इसको लिखना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो क्या करेंगे अपन। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट तो लेना सेट ए से और सेकंड एलिमेंट लेना सेट बी से। इस बात को ध्यान देना माइंड में। तो देखो रिफ्लेक्सिव का सिंपल सा फंडा है, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को सेम मानते हैं। ए आर है एलिमेंट में, तो क्या करते हैं ए आर है, तो ऑर्डर्ड पेयर में दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम मानने, तो क्या जाएगा ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी। तो बेसिकली देखो इस रिलेशन का मतलब क्या है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ लेट करोगे तो ये तो क्या फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई और सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई। तो एक बात बताओ, फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई ये भी आ गया और सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई भी ये भी आ गया, मतलब अल्टीमेटली आ गया 3AB माइनस 7AB, देन वी विल गेट -4। तो ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी लो, -4AB इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो देन ये अपनी गिवन कंडीशन को क्या करेगा, ऑलवेज फुलफिल करेगा। तो जो ये रिलेशन है ये ऑलवेज क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा ए और बी की ऑल वैल्यूज के लिए। अभी तो ठीक है आपको सेट डिफाइंड है, बट ये ऑल वैल्यू के लिए क्या होगा, एक सिमेट्रिक, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब बात आती है सिमेट्रिक की। देखो सिमेट्रिक का क्या फंडा है, ये भी सिंपल है। ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी implies that 3AD इक्वल टू गिवन है 7BC। ये इवन नंबर है। तो एक बात सुनो, ABCD को आपको सेट में से लेना है, तो ए और डी को चाहे कुछ भी लो, ये दोनों देखो ऑड नंबर, ध्यान देना भाई, ये दोनों ऑड है, तो अल्टीमेटली ए और डी में से एटलीस्ट 1 इज इवन नंबर और बी और सी में से भी एटलीस्ट 1 इज इवन नंबर। या फिर एक एक को आप ऑड भी ले सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, एडी का मल्टीप्लाई अगर ऑड आ गया और बीसी का मल्टीप्लाई भी क्या आ गया ऑड, तो उनका डिफरेंस इवन बन जाएगा। और या फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई इवन आ गया, फिर भी क्या बन जाएगा, डिफरेंस इवन। तो चलो अभी ये ठीक बात है। अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया, भाई आपको एलिमेंट इस तरीके से लेने की उसको फॉलो करेगा, और ये फॉलो कब करेगा, भाई अपन को इसका आउटपुट इवन लाना है, तो दोनों ये ऑड हो सकते हैं, दोनों इवन, क्योंकि इवन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी इवन होगा और इसको इवन से करने पे भी इवन आएगा। सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी, तो इससे देखो आपको क्या रिलेशन अचीव होगा, फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई
इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 3BC माइनस 7AD। तो एक बात बताओ, जब आप ऑलरेडी लिख चुके हो कि BC का मल्टीप्लाई या तो ओड होगा या इवन करस्पॉन्डिंग, और ये भी ओड है, तो 3 और 7 को अगर इंटरचेंज कर दिया तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी इनका डिफरेंस दोनों केसेज में इवन ही आएगा, तो देन इट इज ऑल्सो ए सिमेट्री रिलेशन। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। इसमें देखो गलती होने के चांस सबसे होते हैं। जब भी आपको ट्रांजिटिव की बात करनी है तो सिंपल सा फंडा है, देखो ट्रांजिटिव के केस में जो कंडीशन गिवन है उसको डायरेक्ट नहीं कर पाते अपन कि ये गिवन है, ये आपने मान लिया ए का बी से सी डी, फिर सी डी ई एफ, तो आप उनको कैलकुलेट करके डायरेक्टली ए बी और ई एफ को लिख नहीं पाओगे। तो जनरली अपन को ट्रांजिटिव की बात करनी तो आप क्या करोगे कि ऐसा एग्जांपल लेट करो जो उसको डज नॉट ट्रांजिटिव प्रूव कर पाए, मतलब फंक्शनिंग रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। अगर आपने प्रूव कर दिया कि वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है तो अपना बात बन जाएगी। और एक बात ध्यान दें, आप एग्जांपल काफी ले सकते हो, बट एग्जांपल वही लेना है जो उसको नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करे, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रूव करने के तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट के पास, ठीक है ना। बहुत केयरफुली करें क्योंकि ट्रांजिटिव में गड़बड़ी होने के पूरे चांस रहते हैं बच्चों से। तो देखो कैसे करेंगे, इसको अपन इधर ही देखते हैं क्योंकि एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हटा देते हैं एक बार। तो देखो क्या करना है, अब सोचते हैं एक बार क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा। ए को लेना है सेट ए से, बी को लेना है सेट बी से। तो जैसे मैंने क्या किया, इधर से 2 ले लिया और इधर से 1 ले लिया। लिखते हैं एक बार 2,1 R। अपन को इस तरीके से लेना है कि या तो दोनों ओड हो या दोनों इवन। फिर इधर ले लेते हैं 6,5 गला, हाँ 6,4 ले लेते हैं, चलो कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे देखो क्या होगा, फर्स्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ गया, ये 6, मतलब अल्टीमेटली इसका डिफरेंस इवन ही आने सही है, रख के देख लेना। उसके बाद 6,4 R इधर ले लिया, लेट मैंने 8 की और नंबर ले इधर 8,5। तो अब देखो इससे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इवन और इनका मल्टीप्लाई इवन, तो इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, इवन नंबर, तो ये भी फुलफिल करेगा। बट 2,1 R 8,5 लोगे तो देखो क्या होगा, ये भी 10 आ गया, मतलब इवन आ गया, और ये भी क्या आ गया, इवन। मतलब अल्टीमेटली इस केस में तो क्या हो गया, कंडीशन को फुलफिल हो जाएगी। बट एग्जांपल ऐसा लेने की ट्राई करें जिसको रॉन्ग प्रूव करे। तो देखो इसको थोड़ा इंटरचेंज करते हैं अपन, इसलिए लिखा मैंने सही कि बच्चों को पता चले कि गलती हमसे कब हो सकती है। तो देखो इसको समझते दोबारा, इसको चेंज करते हैं। तो एक बात सुनो, 6 का 4 से अपन अगर इधर दोनों नंबर ओड ले लेते हैं, इधर 8 की जगह ले लो आप, लेट अगेन 3। अब देखो दोबारा से, अगर 8 को 3 ले लिया अपन ने, एक बार कलर चेंज करते हैं इसका, ये रखते हैं, 8 की जगह अगर 3 ले लिया तो देखो 6,5,4,3 सही है, बट इधर 3 लिखने पे अब देखो क्या होगा, 2,5 का मल्टीप्लाई तो इवन आ गया और 1,3 का मल्टीप्लाई और, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, एक ऑड नंबर आने वाला है। बट अपन को क्या लाना था इवन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो एक तरीका बताया मैंने, एग्जांपल को बहुत केयरफुली लेना है। देखो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया उससे ट्रू आ गया, तो ये नहीं कि आप फटाफट लिख दो कि इट इज ट्रांजिटिव, नो, आप उसको नॉट ट्रांजिटिव की प्रूव करें। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव
एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी इसकी गलत है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा ना, ये लिखना से। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन का, ये भी क्वेश्चन आपका एक प्रॉपरली एक रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। इसमें क्या बोला गया है, ए रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन, एक रिलेशन आर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज x1, y1 आर x2, y2। ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है दो, इफ एंड ओनली इफ x1 लेस देन इक्वल टू x2 और का मतलब दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो अपना जो रिलेशन है वो सही माना जाएगा। तो आपको सेम ऑप्शन बोले गए, इसमें स्टेटमेंट बोले गए आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट। तो चलो देखते हैं अपन। तो देखो ये तो सिंपल है मेरे अकॉर्डिंग। पहले बात करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, x1 y1 r अगेन x1 y1 लिखोगे तो इंप्लाई दैट इससे क्या जाएगा, x1 लेस देन x1 और y1 लेस देन y1। ये स्टेटमेंट तो ऑलवेज ट्रू है, तो ये रिलेशन क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव। अब बी बारी आती है सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक में वही प्रॉब्लम, इसको भी आपको एग्जांपल लेके करना है, क्योंकि मैथमेटिकली कैसे कर पाओगे भाई, इधर क्या लिखोगे a, b, इधर c, d। तो x1 लेस देन x2 है और y1 लेस देन y2 है, तो उसको इंटरचेंज करने पे वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो देखो उसको ऐसे लिखते हैं अपन, ये सोचना पड़ेगा रॉन्ग एग्जांपल के लिए। चलो देखते हैं, एक बार ट्रू मान लेंगे, एक बार रॉन्ग देख लेंगे। जैसे मैंने लिखी है 3,5 r 3 लेस देन 4 आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने दोनों को ट्रू मान लिया ना, चलो देखते हैं, उससे भी कुछ नहीं बोल सकता कि ऐसा कुछ होगा। 3,5 r 4,4, तो अगर ऐसा है तो इससे क्या होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 4 और 5 लेस देन इक्वल टू 4। तो इससे क्या हुआ, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, बट और आ रहा है, तो अल्टीमेटली अपन का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू माना जाएगा। बट आपने इसको रिवर्स कर दिया, पहले 4 4 और बाद में 3 5। 4 4, एक मिनट पे क्या लिखा बोलो, 4,4 r 3,5। तो देखो अब इससे क्या हुआ, बहुत सोच समझ के लिखना है। तो ये जाएगा 4 लेस देन 3 और 4 लेस देन 5। ये लो एग्जाम्पल इस तरीके सेट हो गया कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, यस ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट, इसका मतलब सेकंड। इसको ट्रांजिटिव भी चेक करना है, तो ट्रांजिटिव का वही तरीका है, आपको अगेन क्या लेना है, एग्जांपल इस तरीके से लो कि वो उसको क्या कर सके, गलत प्रूव कर सके। तो चलो देखते हैं सी पार्ट। टू कॉमा 4 बहुत केयरफुली करना है, r 4,4 लिखते हैं, कुछ गलती हुई तो दोबारा सेट करेंगे। फॉल्स लाना सिंपल सा फंड। तो इससे क्या जाएगा, 2 लेस देन 4 और 4 लेस देन इक्वल टू, यस ये तो अच्छी बात है, दोनों ट्रू आ रहे हैं, तो कोई नहीं, अपना ट्रू आ गया। उसके बाद 4,4 r, इधर देखो इस तरीके से लिखेंगे, वो फॉल्स प्रूव कर दे। ये लो, ये ले लिया मैंने 4,8। रखो एक बार, 4 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है और ये फॉल्स है, 2 का 4 से यस हो गया काम फ्री। ये क्या आ गया, फर्स्ट का 4 लेस देन इक्वल टू 4 और
4 लेस देन इक्वल टू 8। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो और आगे तो ट्रू आ गया। बट जब इन दोनों की बात करोगे आप तो कितना आएगा, 2,4 आर 4,8। तो देन वी विल राइट नाउ 2 लेस देन 4 और 4 लेस देन इक्वल टू, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ना, नहीं दोनों ट्रू हैं, तो सॉरी क्या है, दोनों ट्रू है। एग्जाम्पल ऐसा लो जो दोनों को फॉल्स ला के दिखा सके। तो चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। ये तो क्या गया, ट्रू आ गया, ये तो सब में ट्रू हो गया ना, ये तो दोनों ट्रू है। तो फॉल्स वाला एग्जाम्पल लेना अपन को। तो चलो इसको दोबारा मैनिपुलेट करते हैं यहीं से। चलो इसे देखते हैं। ये लो ऐसे करो, देखो 4 लेस देन 1, 2 लेस देन 4। इसको जैसे मैंने 6 सेलेक्ट किया तो ये 6 हो गया ना। टू लेस देन 4, 4 लेस देन 6, ये फॉल्स है बट ये ट्रू है, तो करेक्ट हो गया अपना 4 का 6 के साथ। ये अपन ट्राई कर, सॉरी ये तो दोनों ट्रू है, 6 बड़ा है ना, इसको छोटा लेते हैं इसको। चलो इसको 1 मान लिए, तो 2 लेस देन 4 और 4 लेस देन 1, ये 2 हो गया, फॉल्स चल जाएगा। और अगर ये अपन ने 1 कर दिया 4 लेस देन 1, तो ये 4 मान लेते हैं, तो ये ट्रू बन जाएगा। हाँ ऐसे कर सकते हैं। ये लो इसको 1 लेट कर लेते हैं और इसको, ये लो, अब बनेगी बात। 4 लेस देन 1 फॉल्स है, लेकिन 1 लेस देन 3 ये ट्रू आ गया, ठीक है ना। 4 लेस देन 1 और 1 लेस देन 3 हो गया ट्रू। अब आप देखो इसकी पेयरिंग जब आप इसके साथ करोगे तो इससे क्या मिलेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1 और 4 लेस देन इक्वल टू 3। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या, फॉल्स है। तो इस तरीके से आपको उस पर सोचना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, और ये ट्रांजिटिव, ये फॉल्स हो गया हमारे लिए। तो अपन का स्टेटमेंट 1 इज ओनली ट्रू, तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन में क्या बोले गए, द रिलेशंस R1 एंड R2 ऑन दी सेट x इक्वल टू 1 से 20। दो रिलेशन R1 R2 1 से लेके 20 में डिफाइंड है। R1 सेट क्या है, x, y 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, मतलब R1 सेट को इस तरीके से लिखो जो इस कंडीशन को फॉलो करे, और R2 माइनस 5x 4y इक्वल टू 0 आना चाहिए। कैपिटल M एंड स्मॉल n विद द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन R1 एंड R2। M और N आपके करस्पॉन्डिंग R1 R2 में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड करना है, जिसके लिए बोथ आर बिकम सिमेट्रिक रिलेशन, दोनों क्या बन जानी चाहिए, सिमेट्रिक। तो देखो क्या करना है, पहले R1 की बात करते हैं। R1 के लिए बोला गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू, तो देखो इससे y की वैल्यू लिखते हैं, इससे y की वैल्यू क्या मिलेगी, शिफ्ट करके शिफ्ट कर दो आप, तो 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1/3, और सब कुछ एलिमेंट आपको इसी में से लेने हैं ना। तो देखो पिक्चर क्या है, तो अपन R1 की टेबल बनाएंगे, तो R1 इक्वल टू क्या मिलेगा, सेट x और y दोनों क्या है 1 से लेके 20। देखो आप x को 2 लोगे तो भाई अल्टीमेटली y को लाने के लिए ये x प्लस 1 आपका 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो x को 1 ही ले सकते, 2 ले सकते, यस 2 1 3, तो 2 लेने पे 3, तो 2 कॉमन 2 आ गया। चलो पहला केस आ गया, दोबारा देख लो, गलती नहीं होनी चाहिए, 2 कॉमन, यस सर, सॉरी माइनस आएगा बीच में तो गलत हो जाएगा,
क्या आएगा बोलो माइनस, तो इसका मतलब इसको 4 लेना पड़ेगा। तो 4 के साथ 2 आ गया। 4 के बाद इसको लेंगे अपन 7, तो 7 के साथ क्या मिलेगा 6, ये 7 के साथ 4 हो जाएगा। अब 3 का डिफरेंस आ रहा है, इधर 2 का डिफरेंस है, तो 7 के बाद 10, तो 10 के साथ 6 आ जाएगा। 10 के बाद 13 के साथ 8 आ जाएगा। 16 के साथ 10 आ जाएगा और 19 के साथ आपका 12 आ जाएगा। ये सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। तो कितने पेयर है 1 2 3 4 5 6। अब R1 में टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर है। अब बताओ R1 को अगर सिमेट्रिक बनाना है A2B तो B2A लाना है, तो अल्टीमेटली इनके रेसिप्रोकल को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। 4 का 2 से तो 2 का 4 से करना पड़ेगा। 7 4 है तो 4 7 करोगे, तो अल्टीमेटली आपको 6 ऑर्डर्ड पेयर और ऐड करने पड़ेंगे। तो कैपिटल M तो आ गया 6। अब बात करते हैं अपन R2 की। R2 में क्या कंडीशन है, 5x इक्वल टू 4y या y इक्वल टू 5x अपॉन 4। कितना है बोलो, y इक्वल टू गिवन है 5x अपॉन 4। तो देखो अब R2 सेट क्या होगा हमारे लिए, x को 4 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 8 लेंगे तो आपको 10 मिलेगा, 12 लेंगे तो 15 और 16 लेंगे तो ये आपको 20। ठीक है, अब 20 नहीं लेना क्योंकि 20 ले लिया 4 25, तो ये उसकी डोमेन से बाहर चला जाएगा। तो R2 में टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसको भी क्या बनाना सिमेट्रिक। तो 4 के साथ 5 है तो 5 के साथ 4 लेना चाहिए अपन को। 5,4 लिखोगे, इसमें 10,8 ऐसे ऐड करोगे आप टोटल, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर को आप ऐड करोगे। तो इसने क्या पूछा है m प्लस n का सम, तो देन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 6 + 4 = 10। यस, आपको m प्लस n पूछा गया तो आपको 10 मतलब सेकंड ऑप्शन को फिल करना। तो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन क्या, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। एक सेट A है जिसका एलिमेंट n है और n को 100 से लेके 700 के बिटवीन लेना है, मतलब 100 और 700 भी ले सकते हैं अपन। और इंटरसेक्शन कैपिटल n इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 और नॉर मल्टीपल ऑफ 4। मतलब जो नंबर है वो 100 से लेके 700 के बिटवीन है, लेकिन बट वो नेचुरल नंबर है, कॉमन पार्ट तो नेचुरल नंबर आ गया। और कंडीशन है n इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो देखो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 700 में से 100 कम करके 1 ऐड कर दो, वो आप लिख लेना। इसके बिटवीन टोटल 601 एलिमेंट है। 100 से लेके 700 के बीच में टोटल 601 इंटीजर नंबर्स हैं। अब आपको उनमें से वो नंबर लेने जो नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 और नॉर 4। तो एक काम करें, पहले अपन चेक करते हैं मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल कौन होंगे 100 से ग्रेटर। तो सबसे पहले 102 आएगा, फिर 105, 108 और ये गाड़ी चलेगी 699 तक। ठीक है ना। फिर बात आती है मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 में क्या होगा, 100 में देखो 4 से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले तो 100 ही आ गया, फिर 104 आ जाएगा, फिर 108 आएगा, और 700 में भी बेटा 8 का भाग जाता है, 4 का, सॉरी ये भी 4 का मल्टीपल है, कोई लास्ट में 2 जीरो है तो वो 4 से डिविजिबल। इनकी काउंटिंग करेंगे और फिर देखते हैं मल्टीपल ऑफ 3 इंटरसेक्शन 4, जो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है वो कौन होगा, 12 होगा ना। तो सबसे पहले 108 आएगा, 12 इंटू 9, फिर 120 आ जाएगा, और लास्ट में देखते क्या आएगा। तो देखो उनकी काउंटिंग करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ये जीपी है तो एपी है, तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस 12 इज लेस देन इक्वल टू, जो लास्ट टर्म है कॉमन टर्म वो 700 से लेस होगी, तो 12 से डिवाइड कर दो, 60, ये 58 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये आ गया n लेस देन इक्वल टू 50.2 के आसपास। तो अल्टीमेटली इसमें n की वैल्यू क्या होगी 50, मतलब 50 एलिमेंट कैसे होंगे जो
4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी आपके डिविजिबल है। उसके बाद 102 से लेके 699 के बीच में कितने नंबर है देखो, इसको भी एपी से कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, इक्वल टू 699। 3 से डिवाइड कर दो, n-1 इक्वल टू n 33 कम तो n इक्वल टू आ गया 20, ये जाएंगे 20, ये आगे 200 नंबर। फिर लास्ट की बात करते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस अगेन n-1 कॉमन डिफरेंस 4 इक्वल टू 700। 100 कम करोगे तो 600, 600 को 4 से डिवाइड किया तो 150, 151, ये लो, ये जाएगा 151। तो करना क्या है, ये 3 के मल्टीपल हैं 4 के, तो इनका सम क्या जाएगा 351, बट आपको 50 कम कर देना है, तो 351 में 50 कम करने पे 301, और टोटल नंबर है 601। तो 601 में से 301 कम करोगे तो क्या होगा 300। अल्टीमेटली 100 से लेके 700 के बिटवीन 300 नंबर कौन से हैं विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 और 4। तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आपको एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 और रिलेशन आर सेट ए में डिफाइंड है एक्स आर वाई और 4x लेस देन इक्वल टू 5। तो आगे क्या बोला गया है, लेट एम बी दी नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर, मतलब जो सेट आपका सो रिलेशन जो आ रहा है उसमें जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर उनको एम बोला गया। और आगे बोला गया एक रिलेशन आर ए टू ए क्रॉस ए में डिफाइंड है सच दैट, तो इसमें बोला गया कि एन बी दी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए क्रॉस ए, एन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है ए क्रॉस ए में, किसके लिए, सच दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर। आर जो रिलेशन आपका आ रहा है उसमें मिनिमम कितने ऑर्डर्ड पेयर आप ऐड करें जिसके लिए इट इज बिकम सिमेट्रिक रिलेशन। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन आर को करना है फाइंड आउट, उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिकली कितने ऐड करेंगे अपन। तो कंडीशन क्या ध्यान दो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x अपॉन 5, ठीक है। तो देखो उसको सोल्व करने का सिंपल तरीका है, अगर आपने x को 1 लिया तो आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अपॉन 5, ये पॉइंट समथिंग है। तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई। अगर x को हमने 2 लिया तो y ग्रेटर देन आ जाएगा 8 अपॉन 5, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो y आपका जाएगा 2 से लेके 5 तक, ठीक है ना। 4 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली अगर x आपका 3 है तो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 अपॉन 5, तो 2 पॉइंट समथिंग आ गया। तो y की वैल्यू क्या होंगी 3 4 एंड 5। सिमिलरली जब x को आप 4 अचीव करोगे तो y ग्रेटर देन क्या बनेगा 16 अपॉन 5, ये 3 पॉइंट समथिंग, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 कोमा, और लास्ट स्टेज अगर x हमारा 5 है, ये कैलकुलेटिव है कर सकते हो आप, तो 4 आ जाएगा, तो देन वी विल गेट y इक्वल टू 4 कोमा 5। तो देखो चलो अब इस रिलेशन को लिखते हैं अपन r को। तो देखो रिलेशन r क्या आ गया, पहले इनको लिखते हैं अपन, 1 का सबके साथ है 1, 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 3 1, 4 एंड 1, 5। उसके बाद 2 का 2 से लेके 5 तक है, तो 2, 2, 3 2, 4 2, 5। आफ्टर दैट 3, 3 4 और 3, 5 इनको और फिल कर देते, फिर मैच करेंगे और क्या है। 4 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ आ गया, और लास्ट स्टेज 5 का 4 के साथ और 5 का 5 के साथ। तो देखो सेट आर में टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोबारा काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 पेयर है हमारे पास। ये कितने टोटल? 16। कुछ काउंट रिपीट तो नहीं है, चलो ठीक है। तो इसमें टोटल 16 हुए। अब आगे क्या करना है, आपको ये देखना है कि इसको क्या बनाना अपन को, सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखो सिमेट्रिक के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, इनकी तो बात ही मत करो। केवल क्या करना है, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, तो एक तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से, 1 का 4 से, एक 1 का 5 से, 2 का 3 से करना पड़ेगा, 2 का 4 से करोगे, 2 का 5 से करना पड़ेगा, 3 4 है तो 4 3 करोगे, ऐसे ही 3 5 करोगे। उसके बाद देखो 4 5 है तो 5 4 ऑलरेडी आ रहा है, बच्चे गलती कर देते इसमें। बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 और 2 11 और 16 और 11 16 11 27 आंसर फिल कर देते। वो तो अच्छी बात है, इसने ऑप्शन दे नहीं रखा, ठीक है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग देखो आपको क्या करना है, 16 तो ये है और 9 ये, तो 16 और 9 25, मतलब m और n का सम जाएगा 25। तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बस थोड़ा केयरफुली करें, गलती नहीं करनी अपन को। उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन क्या है, एक सेट एस गिवन है 1 से लेके 10 तक। सपोज m इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ s। m क्या है, जो सेट एस है उसके टोटल सबसेट है, मतलब m के अंदर ओनली 5 हो सकता है, ओनली 1, ओनली 2, है ना, ऐसे सब कुछ लिखेंगे। द सिंपल सा फंडा है 1 के साथ 2, ये टोटल कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 10, ये इसका मतलब है। अब एक रिलेशन R A, B, A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5, मतलब एक रिलेशन, इसका मतलब ये हो गया A R B implies that A इंटरसेक्शन B नॉट बिलोंगिंग टू 5, वो 5 नहीं होना चाहिए, और A और B दो सेट हैं बिलोंगिंग टू M, इनको M से लेना है। तो आपको इसको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखो किस तरीके से चेक करना है। सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, इन दोनों सेट्स को सेम माना, तो ये जाएगा A R A implies that, तो A R A, तो A R A इक्वल टू A आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 5 आ गया ना। तो बच्चे सोचेंगे रिफ्लेक्सिव आ गया, बट जो सेट A है वो अपन एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं ना। तो अगर A को अपने 5 ऐड कर लिए तो 5 इंटरसेक्शन 5 क्या बन जाएगा, 5, और ये क्या आ गया, 5 की इक्वल आ गया, तो ये इसको रॉन्ग प्रूव कर देगा। तो ये जो M है इसके अंदर एक एलिमेंट आपका 5, ये नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, तो इसकी वजह से क्या बन गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में वो ये लिख देता, सपोज M इज द एम्प्टी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ S, एम्प्टी सबसेट होते वो, तो फिर 5 नहीं होता इसके अंदर, तो उस केस में ये रिलेशन आपका क्या बन जाता है, रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर इसमें लिख दे 2 की पावर 10 - 1, ये आपने एम्प्टी सेट 5 को रिमूव कर दिया, तो फिर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो उनका इंटरसेक्शन A का इसके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है।
अपन को नॉट बिलोंग, अगर एलिमेंट कुछ मानोगे जैसे 1 1 माना 2 2 माना तो फिर उसका आंसर वही सेम होगा, मतलब वो 5 अचीव नहीं होगा उस केस में, ठीक है। तो फिर ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। फिर बात ही आती है सिमेट्रिक की। देखो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो सिंपल है, सिमेट्रिक का सीधा साधा फंक्शन है ए आर बी इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी नॉट बिलोंगिंग टू 5, ये लेट करना है तो बी आर ए होना चाहिए। देखो सिंपल हो गया ना। हमने क्या किया, एक सेट ए लेट किया जिसमें एलिमेंट है 1,2, बच्चों को समझाना है केवल, और बी में लेट कर लो 2,3। तो जब आप एक बात बताओ, इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है तो नॉट बिलोंगिंग टू 5 आ गया। तो सिंपल सा फंडा है, अगर बी को पहले लिखोगे और ए को बाद में लिखोगे उससे भी क्या इफेक्ट होगा, अभी भी तो कॉमन आपका 2 आना ही आना है ना। तो इस केस में ये ऑलवेज ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू है, तो ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक। अब बारी आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को करने का वही मेथड है, एक एग्जांपल ऐसा लो जो उसको क्या कर सके, रॉन्ग प्रूव। तो देखो तो बी पार्ट हो गया हमारे लिए। अब सी पार्ट में देखो क्या करना है, इसको लिख के देखते हैं। सेट लेट करते हैं ए और बी। हमने ए सेट लेट किया जिसमें एलिमेंट है 1,2, आर इसमें लेट कर लिया 2,3, ट्रू हो गया क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट क्या आ गया आपका 2 आ गया, तो नॉट बिलोंगिंग टू 5 है। सिमिलरली अब ले लेते हैं 2,4 आर 4,8, तो इसमें एलिमेंट 4 कॉमन आ गया तो ये भी ट्रू है, बट इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या बन जाएगा 5 बन गया, बट अपन को नॉट बिलोंगिंग टू 5 लाना है। तो अल्टीमेटली ये रिलेशन आपका ओनली क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। यस सर। तो देन इसका थर्ड ऑप्शन टिक करना आपको। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी दी रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड। जेड क्रॉस जेड का मतलब इंटीजर देने अपन को, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। क्या मीनिंग है, एक रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी से ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी में, सच दैट, इस बार कंडीशन क्या है कि जो AD माइनस BC है इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब इनका डिफरेंस डिविजिबल बाय 5 है। तो 5 से डिविजिबल का मतलब है 5 लैम्डा आना चाहिए, लैम्डा बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो अगर AD माइनस BC का जो डिफरेंस है वो 5 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा। तो देखो ए पार्ट तो बहुत सिंपल है। ए पार्ट में क्या करेंगे, दोनों ऑर्डर्ड पेयर को सेम लेट करेंगे। अगर ये रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर को क्या लेट करोगे, इक्वल। तो देखो उस केस में क्या होगा, ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी, वही सेम थ्योरी है इसमें। फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड को 3rd से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करने पे ए बी आ गया और सेकेंड को 3rd से करने पे ए बी आ गया, तो ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो देन इट इज ऑलवेज ट्रू, 0 इज मल्टीपल ऑफ 5, तो आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा बी पार्ट। देखो इसको भी अपन मैथमेटिकली कर सकते हैं, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, मतलब AD माइनस BC, ये आपको 5 लैम्डा गिवन है, ये ट्रू गिवन है आपको। 1 का A का रिलेशन B से है तो B का इसे चेक करना है आपको, तो ये ट्रू है। तो एक बात बताओ, अगर हम C कॉमा D को पहले लिखते हैं और A कॉमा B को बाद में, तो भी तो यही आएगा ना, ये बन जाएगा फर्स्ट 4 मतलब BC माइनस AD। तो ये बात सुनो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। अगर 5 लैम्डा आपका मल्टीपल ऑफ 5 है तो माइनस 5 लैम्डा भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5। तो ये रिलेशन ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक। तो एक बात को सुनो, आपको जो रिलेशन में कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को अगर आप मैथमेटिकली लिख सकते हो डायरेक्टली, जैसे ये मैथमेटिकली आपने डायरेक्ट लिख दी कि ये आ गया, इसको माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस के 5 लैम्डा बन गया, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। अगर आप मैथमेटिकली कर सकते हो तो ऑटोमेटिक करेक्ट आएगा, और अगर मैथमेटिकली लिखने में प्रॉब्लम आ रही तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको उसको एग्जांपल से चेक करना है कि वो फॉल्स कब होगा। ट्रू के लिए नहीं बात करनी, आपको फॉल्स ही लाना है, सिंपल सा फंडा है। अब बारी आती सी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सी में क्या करेंगे, इसको ट्रांजिटिव, मतलब अल्टीमेटली ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी इंप्लाइज दैट AD माइनस BC इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5 लैम्डा। तो इसको क्या आप जब ऐसे लिखोगे ना, A का B से, C का D से, C D E F, तो आप
मैथमेटिकली सोच ही नहीं पाओगे कि क्या लिखें कि उससे अपन को रिलेशन मिल जाए। तो देखो उसको एक एग्जांपल लेके सोचता हूं मैं, वही तरीका है, गलती होगी तो उसको दोबारा चेक कर लेना अपने हिसाब से। इसको मल्टीपल ऑफ लाना है, तो एक काम करते हैं 2,3 R या 1 मान लेते हैं। इधर लेट के लिए मैंने 20, मतलब फर्स्ट को 4 से तो 20 आ गया, तो इसका डिफरेंस लाना है मल्टी, तो इसको 5 मान लेते हैं। लो तो 2 10 20 माइनस 5 इज 15। यस सर, ये आ गया 20 माइनस 5 इज 15, तो ये आपका मल्टीपल ऑफ 5 है, तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अगला वो बात बार बार बोली जाएगी, रॉन्ग लाने का तरीका इधर भी लाना है, लेकिन इसको ऐसे लो कि नॉट ट्रू आना चाहिए। तो देखो इसको जैसे मैंने 3 ले लिया, वो मैंने सोच लिया पहले ही, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को थर्ड से, तो 3 आ गया ना और नंबर, तो उस इवन लेके आओ, तो 2 इंटू 2, अब 2 और लोगे तो भी नहीं बनेगा उधर। तो देखो ये 5 है, तो 5 और 3 15 आ गया, और इसको मैंने ले लिया, एक मिनट को आप 4, या 5 ले लेते हैं। अब देखो ये तो आ गया 25 माइनस 30, 25 माइनस 30 इक्वल टू -5। यस, ये भी 5 का मल्टीपल है, बट 2,1 R 3,5। अब देखो गलत हो गया ना, 2 का 5 से 10 आ गया और 1 का 3 से, तो जाएगा 10 माइनस 3 इज 7, तो दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये केयरफुली करें, एग्जांपल से आराम से कर पाएंगे बच्चे। तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट नॉट ट्रांजिटिव। यस सर, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखो इस टाइप के एक क्वेश्चन भी एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं जेईएमएस में। क्वेश्चन में बोला गया है कि R इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दी सेट 1 2 3 4। रिलेशन R आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन लेना है, सच दैट 1,2 एंड 1,3 आपका जो रिलेशन R है उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब 1,2 2,3 सबसेट ऑफ R। अल्टीमेटली जो रिलेशन R है उसमें ऑर्डर्ड पेयर 1,2 और 1,3 तो होना चाहिए। देन दी नंबर ऑफ एलिमेंट इन R। तो देखो जो रिलेशन R है उसको आपको इक्विवेलेंस बनाना है। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ये चारों जो एलिमेंट है इनकी मैपिंग होना मस्ट है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप सेट रिलेशन R में 1,1 2,2 3,3 और 4,4 को तो ऐड करना मस्ट है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक लाना है, तो देखो सिमेट्रिक में तो 100 ऑप्शन है हमारे पास, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, तो रिवर्स कर सकते हैं। बट अपन को स्मॉलेस्ट लाना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करोगे, अब इस रिलेशन R में इन दोनों को भी लेना मस्ट है, क्योंकि किस सबसेट है R का ये। तो सबसे पहले मैंने इनको ही लिखा, 1 का रिलेशन 2 से होना मस्ट होना है और 1 का 3 से। अब जब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, इसके अंदर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का अगर 2 से है तो फिर 2 का 1 से होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, और 3 का 1 से। ये लो 1 का 2 से है, 1 का 3 से, तो 2 का 1 से, 3 का 1 से। अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपके इसके अंदर इनबिल्ट होना मस्ट है, क्योंकि ये दोनों R के सबसेट हैं। तो फिर 2 और ऐड किया आपने, तो अब तक ये जो डायग्राम बनाया गया ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है आपका, और अब तक आपका सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखो ट्रांजिटिव में सिंपल सा जुगाड़ है, इनमें तो देखनी जो है नहीं ट्रांजिटिव, क्योंकि तो ऑलरेडी ट्रू होगा। 1 का रिलेशन 2 से है और 2 किस में आ रहा है, एक तो 2 स्टार्टिंग में इसमें आ रहा है और एक 2 इसमें थी, तो ऑलरेडी रिपीट है।
1 का 2 से, 2 का 2 से, तो 1 का 2 से आ जाएगा, 1 का 2, 2 का 1, तो ये भी आ गया। तो देखो नया क्या करना है, इक्वल के साथ नहीं मैच करना। अब बारी आती है 1 का 3। अगर 1 का 3 से है, हाँ ये देखो, और 3 का 3 से, तो 1 का 3 से आना चाहिए, ये भी आ चुका है। वन का 1 से भी आ चुका है। केयरफुली करें, गलती नहीं होनी चाहिए। भाई 8 तो है, बट इसमें 8 के बाद भी ऑप्शन 10 भी दे रखा, 12। तो एक बार सोच ले कि कुछ और एलिमेंट तो ऐड नहीं करने अपन को। देखो और दोबारा देखते हैं, 1 का 2 से तो 2 का 1 से हो गया, 1 का 3 से तो 3 का 1 से हो गया। अब इधर आओ, 1 का 2 से तो 2 के साथ ये भी सही है, ये भी सही है। 1 का 3 से तो 3 का ये भी करेक्ट आ गया, और 4th भी करेक्ट आ गया। अब इसको देखते हैं, 2 का 1 के साथ है, तो स्टार्टिंग में 1 किस मारा है, एक तो इसे मारा है, तो 2 का 1, तो 2,2 ऑलरेडी आ गया। इसके साथ देखो, हाँ ये हो गया सही, 2 का 1 और 1 का 3, तो 2 का 3 से आना चाहिए, एक ये ऐड जाएगा। और अगर 2 का 3 से, तो 3 का 2 से होना चाहिए। अगर 2 का 3 से है, तो 3 का 2 से भी ऐड करोगे। भाई आपने अगर दोबारा सुनो, 2 का 1 से है और 1 का 3 से, तो 2 का 3 से। सिमिलरली अगर 3 का 1 से है, तो 1 तो स्टार्टिंग में किसी के साथ नहीं है, तो फिर 3 का 2 से करोगे, ये लो। तो अल्टीमेटली 2 ऑर्डर पर इसके साथ ऐड करना है। भाई 3 जो लास्ट वाला 3 का 1, तो 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, ये सारा कुछ ऑलरेडी है। तो टोटल क्या आएंगे इसके 10 आंसर, यस। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो 12th क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द रिलेशंस R1 एंड R2 डिफाइंड एज। R1 तो क्या है, A R1 A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू R। A और B की ऑल वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए रिलेशन, और A और B दोनों रियल नंबर है। और अगला है R2 के लिए क्या बोलेगा, A, B R, ये ऑर्डर्ड पेयर है, C, D, A प्लस D इक्वल टू B प्लस C फॉर ऑल A, B C, D N क्रॉस N। मतलब ABCD को नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में लेना है। तो देखो R1 को कैसे चेक करोगे, इनको चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो R1 में बोला गया कि A R1B इंप्लाइज दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो एक बात सुनो, ये तो वैसे ही गलत है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है आपको, तो जैसे 0,1 ले सकते हैं, 1,0 ले सकते हैं, ऐसे 7-8 पेयर होंगे, काफी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे इसका सीधा साधा मतलब है कि A, B आपके इस फिलाई करने चाहिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 रेडियस बने। इसके अलावा इन सभी पॉइंटों को ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी ना अंदर वालों को, तो A और B की ऑल वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। और अपन रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, A R A, तो सीधा क्या गए 2A स्क्वायर इक्वल टू 1, तो A इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो सिंपल सी बात ये है कि ये रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब जब रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो अपन इक्विवेलेंस की बात ही नहीं करेंगे ना, तो सीधा आंसर जाएगा। बाकी अब 1 by 1 भी चेक कर सकते हो। अपन को तो A और B की सारी वैल्यू देखनी है, तो दोनों वैल्यू अगर इक्वल मानोगे, तो इक्वल वैल्यू केवल क्या सेटिस्फाई करेगी इसको, 1/√2, 1/√2। उसके अलावा और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। बट इसने लिख दिया फॉर ऑल A, B। अगर इसमें से ये लाइन हटा दी जाए, तो फिर क्वेश्चन का मीनिंग अलग हो जाएगा। फिर अपन यही लेंगे जो उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। आपको वैल्यू ऐसी लेनी है जिसपे बात होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर सिमेट्रिक बन जाएगा उस केस में। रिफ्लेक्सिव तो फिर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि A का B स्क्वायर इक्वल टू 1 लेने पे A और B दोनों क्या आना चाहिए, 1/√2, 1/√2। सम लगा देगा, सम A, B बिलोंग टू R, तो फिर सही बन जाएगा क्वेश्चन। तो अभी ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। R2 में क्या करना जान दो, R2 तो और भी सिंपल है, A, B R2 C, D implies that A plus D equal to B plus C। इसमें क्या चारों कंडीशन ट्रू आ रही है। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या करोगे, A, B R2 A, B। तो क्या करेंगे, फर्स्ट का 4 से समेशन A प्लस B
और सेकंड का थर्ड से समेशन भी a प्लस बी, तो क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, तो मैथमेटिकली प्रूव हो गया 2, तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। फिर बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब a कॉमा बी R2 C कॉमा डी, अल्टीमेटली आपको गिवन है a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो एक बात बताओ, इसको अगर उल्टा करोगे तो क्या आएगा C कॉमा डी R2 a कॉमा बी, तो ये क्या अचीव होगा C प्लस बी, मतलब B प्लस सी इक्वल टू a प्लस डी लाना है। तो बताओ ये दोनों चीज सेम ही तो हैं, रिवर्स करके लिखा है इक्वेशन में, तो ये भी ट्रू होगा। और C को भी मैथमेटिकली कर देना आप, एक बार तो ये मानोगे a कॉमा बी आर सी कॉमा डी, तो ये क्या आ गया a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये मैथमेटिकली हो रहा है डायरेक्ट। ऐसे ही सॉरी C कॉमा डी R2 E कॉमा एफ, तो ये क्या जाएगा फर्स्ट का 4 के साथ C प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी। अब इसमें क्या करना है बेसिकली, इन दोनों इक्वेशनों को जब आप ऐड करोगे तो देखो लेफ्ट में तो बचेगा C से C चला गया और D से D, तो लेफ्ट में तो आ गया A प्लस एफ और राइट में आ जाएगा आपका A प्लस एफ और राइट में C चला गया D, तो C प्लस, ये लो C चला गया तो B प्लस C, तो हो गया ना A कॉमा बी आर एफ कॉमा ई, ये E कॉमा एफ कर दो, क्योंकि लेफ्ट में A प्लस एफ ही तो हो गया ना, फर्स्ट का 4 के साथ सम और सेकंड का 3 के साथ सम। तो जो R2 रिलेशन है आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन इक्विवेलेंस, बट R1 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ओनली R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यस, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई, उसके बाद तो ये अपने जो 12 क्वेश्चन है वो 2023 और 24 में सिंगल चॉइस के क्वेश्चन थे, ऑप्शंस बेस्ड। अब रिमेनिंग जो 6-7 क्वेश्चन है वो आपके सेक्शन बी में है, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस और भी थे इसके सेट एडिशन के, बट उनमें जो बेसिक यूज था वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था, कुछ में फंक्शंस का यूज था, तो वो क्वेश्चन आपको उन्हीं टॉपिक्स के अंदर कवर किए गए, ठीक है ना। चलो देखो, ये क्वेश्चन भी आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना 11, उसी टाइप से करना है। जब भी आपको कोई रिलेशन दे रखा हो तो एलिमेंट को ऐड करना है कि मिनिमम कितने ऑर्डर पेयर ऐड करें, देन इट इज बिकम सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। तो आप केयरफुली करें, एक भी ऑर्डर पेयर अगर रह गया हमारा तो आंसर गलत होने के पूरे चांस है। और इंटीजर में तो बाकी ज्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि ऑप्शन में तो फिर भी ठीक है, अगर ऑप्शन मैच नहीं किया तो अपन और सोच सकते हैं, बट इंटीजर में कुछ नहीं पता चलता, तो बहुत केयरफुली करना है, ये आपको भी पता होगा। क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक रिलेशन सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक रिलेशन आर में आपको एलिमेंट गिवन है 1, 2, 2, 3 और 1, 4। तो अपन से बोला गया है कि लेट एस बी दी इक्विवेलेंस रिलेशन और ए। सेट ए में 1 2 3 4 है और रिलेशन आर में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर है। एस बी दी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सच दैट आर इज दी सबसेट ऑफ एस। एस आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और आर एस का सबसेट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज एन। तो जो एस आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है उसमें जो एलिमेंट है उनको एन नाम दिया गया ऑर्डर्ड पेयर को, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। तो इसका सीधी भाषा में क्या मतलब हो जाएगा कि आर इज दी सबसेट ऑफ एस। ये जो तीनों ऑर्डर्ड पेयर है एस के अंदर प्रेजेंट होना मस्ट है, और एस को आपको बनाना है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो वही तरीका है प्रीवियस की तरह। तो देखो, एस को अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले इसको अपन को रिफ्लेक्सिव लेना है, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का, ये तो होना मस्ट है। उसके बाद अब सिमेट्रिकली क्या करो, पहले इनको ऐड करो, क्योंकि ये होना मस्ट है। दिस पार्ट इज सबसेट ऑफ एस, तो 1 का 2 से ये गिवन है अपन को, 2 का 3 से, और एकदम केयरफुली करेंगे, कहीं जल्दीबाजी नहीं है। तो बताओ ये लिखोगे आप, तो 1 का 2 से, तो सिमेट्रिकली 2 का 1 से करना पड़ेगा,
और 3 का 2 से करोगे और 4 का 1 से करोगे, एकदम आराम आराम से। अब आगे बढ़ो। तो अब तक ये मिनिमम इक्विवेलेंस रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो देखो ट्रांजिटिवली क्या क्या नए ऑर्डर्ड पेयर अपन को ऐड करने पड़ेंगे, तो उस पर काम करते हैं अपन। देखो एकदम बच्चों की तरह करेंगे। 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का 3 से है, तो फिर आपका 1 का 3 से आना चाहिए। कहीं है तो नहीं 7 को? नहीं। तो अपन एक काम करते हैं 1,3 को और ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसी को पकड़ो, पहले ऊपर देखने की जरूरत है नहीं, वो तो ऑलवेज ट्रू होगा क्योंकि दोनों रिपीटेड है। 1 का 2 से है, इधर 2 का 1 से, तो 1 का 1 से ऑलरेडी आ गया। फिर 2 आपका स्टार्टिंग में केवल इस जगह आ रहा है और इस जगह थी, तो ऑलवेज ट्रू है। अब बानी, हाँ और सुनो एक काम और कर देंगे कि अगर 1 का 3 से है तो फिर 3 का 1 से होना चाहिए सिमेट्रिकली, तो इसको भी यहीं ऐड कर देते हैं। 3 कोमा आराम आराम से, कहीं जल्दीबाजी नहीं। उसके बाद अब हम पकड़ते हैं 1,2 के बाद 2,3, तो इसको देख रहे नहीं है। 2 का 3 से है, 3 का 2 से, तो ये भी आ गया भाई। स्टार्टिंग में 3 आपका एक इधर आ रहा है एक इधर, तो ये दोनों तो करेक्ट है। अब 1,4 लो, तो स्टार्टिंग में देखो 4 कहाँ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है 4 और एक इसमें, तो ये भी दोनों ट्रू है। 1 4 4 4, तो 1 4 आ गया। 1 4 4 1, तो 4 1 1 आ जाएगा, ये भी ट्रू है। इसको देखो 2 1, स्टार्टिंग में 1 और किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है 1 स्टार्टिंग और एक इसमें, तो दोनों ट्रू है। हाँ और एक स्टार्टिंग में 1 इसमें आ रहा है। 2 का 1 से, 1 का 3 से, तो 2 का 3 से आना चाहिए। हाँ तो 2 का 3 से ऑलरेडी प्रेजेंट है, नो प्रॉब्लम, आराम से। अब बारी जाती 3 का 2 से, तो स्टार्टिंग में 2 एक तो इसमें आ रहा है, तो 3 का 2 से, ध्यान देना, ये लो 3 का 2 से और 2 का 1 से, तो 3 का 1 से आना चाहिए। हाँ 3 का 1 से भी इसमें आ रहा है, ये भी ठीक हो गया। और 2 स्टार्टिंग में इसमें आ रहा है, 3 का 2 से, 2 का 3 से, तो 3 का 3 से हो गया, ये भी आपका ऑटोमेटिक करेक्ट है। अब 3 का 2 के बाद 4 की बारी 1 के साथ देते हैं, तो ये तो सही है पहले वाला। हाँ इसमें देखो 4 1 1 4, ये भी सही है। देखो 4 का 1 से और 1 का 2 से, तो 4 का 2 से आना चाहिए फिर, तो ये लो। जब 4 का 2 लिखोगे तो सिमेट्रिक के लिए साथ की साथ 2 का 4 से अभी कर दो, टेंशन क्यों लेते हो। ये लो 4 का 1 है तो 1 का 2 है, तो 4 का 2 आ गया, तो इसके 4, तो कितने हो चुके हैं। चलो और देखते हैं। तो ये 4, तो पहले अपन ने रिफ्लेक्सिव के लिए किया, ये इसका सबसेट है, ये इसके सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, तो ये ऑलरेडी गिवन, इनको लिखा, इनको सिमेट्रिकली इनका रिवर्स किया, फिर इनको ट्रांजिटिव बनाने के लिए मैपिंग करनी 1 by 1। इतना करने से 4 एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर और ऐड हो चुके हैं। और अब एक बार इनको और देख लो, लास्ट स्टेज 1 3 3 1 हो गया। 1 3, तो 1 का 2 से ये ऑलरेडी आ गया। ये 3 देखना अपन को स्टार्टिंग वाला, तो एक तो 3 इसमें ये आ रहा है और एक 3, तो दोनों करेक्ट है क्योंकि पहला रिपीट है और दूसरा 1,2 ऑलरेडी आ गया। 4 का 2 से, तो 4 का 3 से आना चाहिए। फोर का 2 से, फोर 2 2 3, तो 4,3 आना चाहिए। एकदम केयरफुल करें। फोर का 2 से, 2 का 3 से, तो 4 3, तो साथ की साथ 3 4 हो जाएगा। टू का 1 ऑलरेडी आ गया, तो हो गया पूरा। ये लो ठीक, अब सब कुछ सही है। तो ये केयरफुली करना है। हमने क्या किया, इनको भी चेक किया, तो ये दोनों करेक्ट है। केवल आपको 4,2, तो 4 का 2 से है, 2 का 3 से, तो 4 का 3 और 3,4, तो देखो कितने होंगे, 4 10 16 16, तो इसका 16 आंसर आपको फिल करना है। देखो मैंने बार बार एक ही बात बोली, एकदम केयरफुली करें, थोड़ी सी भी गलती होगी तो गलत हो जाएगा आंसर।
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला गया कि एक सेट ए है जिसमें 1 से लेकर 20 एलिमेंट है। R1 एंड R2 आर टू रिलेशंस ऑन ए। R1 R2 दो रिलेशन है जो ए में डिफाइंड है। R1 तो क्या है, A, B ऑर्डर्ड पेयर है। B इज डिविजिबल बाय B, B A से डिविजिबल है। मतलब R1 का मतलब है P इज डिविजिबल बाय A, ये इंटीजर आना चाहिए। और R2 इज इंटीजर मल्टीपल, मतलब A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B। मतलब इससे सीधा मतलब आ गया A अपॉन B इज ऑल्सो इंटीजर। A अपॉन B भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो अपन को बताना है R1 माइनस R2 में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो इसको कैसे करना है, क्या लाना R1 में। तो एक बार बताओ, R1 माइनस R2 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो किसके इक्वल होंगे, n ऑफ R1 माइनस n ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। तो पहले दोनों में कॉमन देखते हैं। तो एक बार बताओ, B A से डिविजिबल होना चाहिए और A B से, तो इसका मतलब क्या हो गया, A और B बोथ आर इक्वल। तो ये तो सिंपल हो गया ना। R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब A B से डिविजिबल होना चाहिए और B A से, तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, और लास्ट में 20, 20। तो जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है वो तो कितने आ चुके, 20। अब केवल nR1 चाहिए, मतलब R1 के ऑर्डर पेयर में से 20 को माइनस करोगे तो आपको तो R1 माइनस R2 मैच कर जाएगा। तो R1 का मतलब है B अपॉन A इज इंटीजर। तो अपन R1 की बात सेपरेट करते हैं। R1 का मतलब है B अपॉन A इज बिलोंगिंग टू इंटीजर। B इज डिविजिबल बाय A, और AB को लेना अपन को 1 से लेके 20 तक। ये सारे एलिमेंट आपको 1 से 20 तक लेने, 1, 2 और 20। तो देखो इसमें आपको टेबल ही बनानी पड़ेगी, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो उसकी टेबल देखो बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, हम B की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको A की वैल्यू मीट कर दी जाएगी। तो देखो क्या करना है, ऐसे लिखते हैं अपन, हाँ B अपॉन A इंटीजर है। तो देखो एक तो सिंपल है कि R1 के अंदर ये तो आने ही आने, 1, 1, 2, सॉरी 2, 2 और 20, 2। जब दोनों इक्वल हैं रिमेनिंग को लिखना है, क्योंकि तो माइनस करने लास्ट में, क्योंकि लास्ट -20 दोनों का कॉमन। तो देखो B अपॉन इंटीजर लाना है, तो एक काम करो, हम इसमें B की वैल्यू लेट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको A की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो देखो अगर B को हमने 20 ले लिया, सिंपल सा तरीका है, तो A की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और 20 तो लेनी नहीं, क्योंकि A और B नॉट इक्वल टू लेने, तो वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो B को 20 लेना है, तो 20 किससे डिविजिबल है, 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी और 10 से। तो कितने आंसर आए, 5 आंसर। काउंटिंग करनी ही पड़ेगी आपको, ज्यादा नहीं लगेगी। अगर इसको 19 लोगे तो ये तो एक प्राइम नंबर है, तो केवल 1 ही आएगा इसका आंसर। 18 में क्या होगा, 1, 2, 3, 6 और 9, तो ये कितने आंसर है, अगेन 5 आंसर। फिर 17, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर बनाएगा। मतलब जितने भी आपके प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से हैं, देखो अगर B को आपने 1, B को 1 लोगे तो A को 1, तो B तो 1 लेना नहीं है, तो B को आपने 2 लिया, 3 लिया, 5, 7, 11, 13, 17 और ये तो ले लिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 ही आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन आप करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। 17 के बाद 16 लेना है, 15 लेना है, 13 की बात हो ही चुकी है। तो इन सबको जब आप लिखोगे तो ये जो टोटल एलिमेंट मिलते हैं वो मिलते हैं 66। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, तो 66 में से 20 को माइनस करोगे तो 46 का आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा लेंथी है, केयरफुली करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एक सर्वे किया गया 220 स्टूडेंट्स पर हायर सेकेंडरी स्कूल में। इट वॉज फाउंड दैट एटलीस्ट 120 एंड एट मोस्ट 130 स्टूडेंट स्टडीज मैथमेटिक्स। मतलब उस 220 स्टूडेंट में से
125 से लेके 130 तक स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं। ऐसे ही फिजिक्स की स्टडी करते हैं 85 से लेके 95 के बिटवीन। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, एंड मैथमेटिक्स जो गिवन है वो कितना है, 125 से 130। उसके बाद फिजिक्स वाला पोर्शन कितना है, एन फिजिक्स, जो फिजिक्स की क्या करते हैं स्टडी, वो पर्सन आपको गिवन है 85 से 95, लिख लेते हैं। और नेक्स्ट बोला गया है केमिस्ट्री में जो रीडिंग करते हैं वो पर्सन गिवन है 75 से 90। ठीक है, आगे की पिक्चर देखो। 30 स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री रीड करते हैं, 50 स्टूडेंट केमिस्ट्री मैथ और 40 स्टूडेंट मैथ और फिजिक्स, और 10 स्टूडेंट नन ऑफ दीज सब्जेक्ट। तो आपसे बोला गया है एम एंड एन रेस्पेक्टिवली विद द लीस्ट एंड द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स। मतलब एम और एन जो तीनों सब्जेक्ट को रीड करते हैं उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। तो आपको एम प्लस एन का सम बताना है। तो देखो कैसे करना है, हम इसको भी देखो वेन डायग्राम से करते हैं। इसमें अपन को जरूरत पड़ेगी दो का कॉमन कितना है, 30, 50 और 40। तो देखो इधर ध्यान दें, एक वेन डायग्राम बनाते हैं समझाने के लिए, 3 सेट का, मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। तो एन ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री का फॉर्मूला क्या होगा, एक का सम, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ फिजिक्स प्लस एन ऑफ केमिस्ट्री। और देखो जो दो सब्जेक्ट को रीड करते हैं उनकी वैल्यू तो आपको गिवन है। इन दो का जो कॉमन है वो आपको ऑलरेडी कितना गिवन है, 30, 50 और 40। तो 120 है, इसको तो सीधा माइनस कर दो आप। और तीनों का कॉमन अपन को बताना, तो उसको मैंने मान लिया प्लस एन ऑफ ए इंटरस या एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का कॉमन है। इसकी वैल्यू अपन को करनी कैलकुलेट। और एक बात बताओ, जो टोटल कितने स्टूडेंट गिवन है 220, उस 220 में से ओनली बोला कि 10 स्टूडेंट नन ऑफ दीज सब्जेक्ट। इसका मतलब 210 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट को रीड किया होगा। तो ये जो वैल्यू गिवन है ये आपको बोलेगी ये 2110। तो आ गया 2110। इसकी बात बाद में करेंगे, एन ऑफ फिजिक्स, एन ऑफ केमिस्ट्री और एन ऑफ मैथ, इनको लिख दिया जी माइनस के 120 प्लस तीनों का कॉमन, इसको अल्फा लिख लो, कौन बार बार छापेगा। तो अपन को अल्फा लाना था, एक काम करो सबको लेफ्ट में, तो अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा, 210 में से 120 कम करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 90। ये आ गया 90। सॉरी इधर लाओगे तो ऐड करना है, तो 210 और 120 330 हो गया, माइनस ये जो पार्ट है वो जाएगा एजिटे। अब देखो अल्फा की वैल्यू लानी है आपको मिनिमम, तो इसके समेशन की वैल्यू लेनी है मैक्सिमम, और मैक्सिमम की लेनी है इसको मिनिमम, और ये अपन को ऑलरेडी गिवन है। हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एन ऑफ फिजिक्स प्लस एन ऑफ केमिस्ट्री एन ऑफ मैथमेटिक्स, इनकी वैल्यू लाई करेगी किसके बिटवीन। तो देखो 85 और 75 0, 160 और 125 285। तो इसका मिनिमम सम तो आ गया 280। मतलब मिनिमम स्टूडेंट 285 तीनों में से एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट को रीड करेंगे। इधर सम कितना आएगा भाई, 90 90 180 और 30 210 210 215 और 100 315। कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए, 285 से लेके 315 आ गया। ये आ गया 285 से लेके 315। तो देखो अल्फा की रेंज क्या होगी। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको मिनिमम
285 लोगे तो 330 में से 285 को माइनस करोगे तो 545 आ गया। और अल्फा की मिनिमम वैल्यू के लिए इसको लोगे 315, तो 330 माइनस 315 इज 50। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको जो तीनों सब्जेक्ट को रीड करते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम 15 होगी और मैक्सिमम 45। तो बच्चे क्या करते हैं फटाफट, इतना बच्चे कर सकते हैं, टफ नहीं है, तो दोनों का सम 60 लिख देते हैं आंसर, बट वो गलत आंसर है। आप इस बात को भी तो ध्यान दें, जब वेन डायग्राम तो कॉमन वेन डायग्राम कितना अल्फा, ये दोनों को स्टडी करने वाले कितने पर्सन है 30, एक के 40 और एक के 50। तो जब मैथ और फिजिक्स दोनों को रीड करने वाले 30 स्टूडेंट हैं, तो ये तो इसका और भी छोटा पार्ट है, तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 30 से लेस ही होगी, 50 से भी लेस, 40 से लेस, 30 से लेस। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकती है, जो ऑल 3 सब्जेक्ट को क्या करते रीड। तो इसमें इसको 45 ना लिख के क्या लिखना 30, तो मैक्सिमम वैल्यू 30 है, मिनिमम वैल्यू 50, तो इसका सम लिखना 45। तो इसका आंसर आपको 45 फिल करना है। थोड़ा ध्यान दें, बच्चे गलती कर देते इसमें, बार बार बोला जा रहा है। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन ए गिवन है 1 से लेके 100 तक। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर इफ एंड ओनली इफ 2x इक्वल टू 3y। एक रिलेशन आर है 2x इक्वल टू 3y। फिर क्या बोला गया, लेट R1 बी दी सिमेट्री रिलेशन ऑन ए सच दैट R इज दी सबसेट ऑफ R1। मतलब R1 एक सिमेट्री रिलेशन है सच दैट R के सारे ऑर्डर्ड पेयर R1 में प्रेजेंट होनी चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 होता है। वही सेम प्रोसीजर से करना है क्वेश्चन को। तो चलो पहले अपन R तो लिखते हैं, इसमें R का मीनिंग क्या है, y इक्वल टू 2xy3, मतलब y 2xy3 है, तो देखो R किया जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। x को 3 लेना है तो ये 2 हो जाएगा, x इज मल्टीपल ऑफ 3 जब तो y इंटीजर होगा। 6 के साथ 4 बन जाएगा, 9 के साथ 6 बन जाएगा, और ये गाड़ी लास्ट में कहां तक चलेगी, अपन x को मैक्सिमम ले सकते हैं 99, तो 99 अपॉन 3 33 36 आ गया, 99 के साथ 66, ये हो गया आपका R। तो अल्टीमेटली इसमें 33 एलिमेंट है, ध्यान देना भाई। रिलेशन R में टोटल 33 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। अब देखो आगे की पिक्चर क्या है, ये R है। अब आगे लिखा गया कि R इज दी सबसेट ऑफ R1। अब R1 रिलेशन में मिनिमम कितने ऑर्डर पेयर लेट की जाए, R1 विधि सिमेट्रिक। R1 आपका कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। ध्यान दे भाई, R में टोटल 33 एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। और अब आगे बोला गया है R1 में मिनिमम कितने ऑर्डर पेयर लें कि इट इज बिकम सिमेट्रिक, बट R1 के अंदर R के ऑल ऑर्डर पेयर प्रेजेंट, क्योंकि R इज दी सबसेट ऑफ R1। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, इस रिलेशन R1 में इन सबको तो ऐड करना ही करना है, तो इन 33 एलिमेंट को आप ऐड कर दोगे एज इट इज। और R1 को क्या बनाना है, सिमेट्रिक, तो क्या करना पड़ेगा, इन ये a कॉमा बी है तो b कॉमा a भी ऐड करोगे, तो 3 का 2 से तो 2 कॉमा 3 आएगा, 6 का 4 से तो 4 कॉमा 6, तो 33 एलिमेंट और ऐड करोगे आप। तो R1 में आपके मिनिमम क्या होंगे, 66 एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर, जिससे ये सिमेट्रिक बन जाएगा और R के ऑल सबसेट आर प्रेजेंट इन R1। तो देन इसका 66 आंसर आपको फिल करना है। तो एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। हाँ भाई, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी कंप्लीटली एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको समझे आप। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूं। एक 40 स्टूडेंट का ग्रुप है, अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मतलब 40 स्टूडेंट का ग्रुप है जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपीयर्ड होते हैं वो एग्जामिनेशन के दौरान। It was found that all student passes in at least one of these subject। और ये भी पहले मेंशन किया गया कि जो 40 स्टूडेंट हैं उनमें से एटलीस्ट हर स्टूडेंट एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में तो पास होता है, मतलब फेल होने वाला एक भी स्टूडेंट नहीं इसमें, कहीं ना कहीं तो पास हो गया, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। उसके बाद अब आगे बोला गया 20 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स,
25 इन फिजिक्स, 16 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री और एट मोस्ट 11 स्टूडेंट फिजिक्स एंड मैथ, 15 स्टूडेंट पास इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और एट मोस्ट 50 स्टूडेंट पास इन मैथ एंड केमिस्ट्री। देखो इसका मतलब क्या है, 20 स्टूडेंट मैथ में पास होते हैं, 25 फिजिक्स में और 16 स्टूडेंट आपके केमिस्ट्री में और एट मोस्ट 11 स्टूडेंट पास इन टू पेयर, दो सब्जेक्ट में एट मोस्ट इतने परसेंट पास होते हैं। तो आपको बताना है देन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट कितने होंगे जो ऑल तीनों सब्जेक्ट में क्या होंगे पास। तो देखो अपन इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। ये क्वेश्चन एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिकली कम करना है। ये मैथ का सेट बना दिया, ये फिजिक्स का और ये केमिस्ट्री का, मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का कॉमन आपको बताना है। इसको मैंने मान लिया लेट अल्फा। अब देखो वेन डायग्राम को फिल करते हैं। मैथ में 20 है, फिजिक्स में 25 और केमिस्ट्री में 16, 20, 25 और केमिस्ट्री में 16, ये आपको गिवन है। उसके बाद मैथ और फिजिक्स में एटमोस्ट लिखा हुआ है ना, 11 स्टूडेंट मैथ एंड फिजिक्स, मतलब मैथ और फिजिक्स में एटमोस्ट 11 स्टूडेंट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटमोस्ट 15 स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री इंटरसेक्ट मैथ में भी एटमोस्ट 15 स्टूडेंट आपके अपीयर्ड होते हैं। और टोटल ग्रुप कितना है 40 का, और हर स्टूडेंट एक न एक सब्जेक्ट में तो पास होता है। तो देखो उसको बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप है मैक्सिमम 20 का है। अब एक बात बताओ, इन दोनों सब्जेक्ट को पास होने वाले मैक्सिमम परसेंट कितने हो सकते हैं 11। तो सिंपल सी फंडा है, जो तीनों का कॉमन है वो 11 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। ये कुछ नहीं, एक अलग ही तरीके से करना है भाई। जब ये मैक्सिमम 11 स्टूडेंट हो सकते हैं, ये 15 और ये 15, तो जो तीनों का कॉमन है वो मैक्सिमम 11 हो सकता है। तो ये नहीं फटाफट 11 आंसर फिल कर दोगे। इसमें आपको क्या करना है, एक बार अलग अलग 2 वेन डायग्राम बनाओगे। जब आप इसमें अल्फा को 11 फिक्स करोगे, ध्यान देना मैं समझा रहा हूं, तो फिर ये 11 है तो उसको 0 लिखना मस्ट हो गया। ये 0, ये 11 और ये 20 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं 9। मैं इसकी बात नहीं कर रहा अभी। ऐसे ये 0 11, तो ये मैक्सिमम क्या जाएगा 14, इसकी भी अपन बात नहीं करेंगे। और ये 11 तो ये क्या बन जाएगा 4। अब जब देखो आपको इन सबको 20 लाना है, क्या लाना है 20। तो देखो 20 आने का तरीका क्या होगा, बात को सुना। जब हमने इसको अल्फा को मैक्सिमम 11 ले लिया तो 0 बन गया, ये 14 बन गया, ये 9 और ये 4। तो आप देखो इनका सम क्या रहा, मैं इन दोनों को तो लेट ही नहीं किया कि इनमें क्या है। इनमें मान लिया कि 2 का कॉमन तो है नहीं इसमें, मतलब जो ओनली 2 सब्जेक्ट को रीड करता है उसकी बात नहीं की। तो अभी इसका सम देखो क्या आएगा, 9 और 4 13, 13 9 20। तो ये देखो इन सबका जो सम है वो आपका क्या हो रहा है 40 स्टूडेंट से ज्यादा जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो पर्सन है वो कितने आपके 40 है। दोबारा सुनो, इन तीनों का कॉमन जब मैक्सिमम आप 11 लोगे, ये टोटल आपका 60 में, तो इन दोनों को 0 0 मान ली सबको, तो ये 4 आ गया, ये 14 आ गया और ये 9। तो इन सबका जो सम है पूरे सर्कल का सम वो मैक्सिमम 40 आना चाहिए ना, बट ये 40 से क्या रहा है ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब ये अल्फा को मैं 11 ले नहीं सकता। काउंट करके दिखा देते एक बार, ठीक है ना। 20 11 और 9 20, 20 और 14 28, ठीक है ना। तो अल्फा को 11 लेने पे ये ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर आप क्या करना है, इसमें अल्फा को 10 लेट करना। जैसे ही आप इसमें अल्फा को 10 लेट करोगे तो फिर आप इसमें एलिमेंट फिल करोगे, तो इनका सम 20 आएगा, इनका सम 25 आएगा, इनका 16, और सबका जो सम है वो मैक्सिमम 40 ही आएगा। तो आपको इसका जो आंसर है अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू वो आपको 10 फिल करनी है, ठीक है ना। इस तरीके से किया गया।
उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट 1 2 3 4 विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको बोला गया कि रिलेशन 1 2 3 4 की हेल्प से आपको क्या बनाना है, सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव नहीं होने चाहिए। देखो इसका एक एग्जांपल है, समझो जैसे मैंने r इक्वल टू लेट किया 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। एक एग्जांपल है, बस सिखाते फिर करेंगे डिस्कस। तो देखो कोई पूछे कि बताओ ये रिलेशन R1 इज सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक, क्योंकि 1 का 2 से तो 2 का 1 से आ रहा है। बट अपन को वो रिलेशन बताने, भाई सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 की हेल्प से जो टोटल रिलेशन बनेंगे वो कितने बनते हैं, ऑर्डर पे क्या होंगे 4 × 4 तो बनेंगे 2 की पावर 16। इतने सारे आंसर होंगे, उन सारे रिलेशनों में से उनकी काउंटिंग करोगे जो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये तो हो गया हमारे लिए गलत। तो ध्यान दे दोबारा से, तो ये सिमेट्रिक तो है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, बट अपन को रिफ्लेक्सिव लेना ही नहीं है। तो एक बात बताओ, इसमें से अगर ये ऑर्डर पेयर आपने हटा दिया तो अब ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सॉरी ये सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इस टाइप से करना है। तो देखो उसको करने की थीम क्या है, तो किसी भी रिलेशन के अंदर उसको सिमेट्रिक बनाना है। तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन टोटल कितने बन सकते हैं, 1 का 2 के साथ हो सकता है, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। अभी समझाने 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। सिमिलरली 2, 3, 2, 4 और ये आ गया 3, 4। अल्टीमेटली किसी भी रिलेशन के अंदर इनमें से एक भी ऑर्डर पेयर आपने इंसर्ट कर दिया, जैसे 1, 2 कर दिया, तो उसका अकॉर्डिंग 2 कॉमन तो मिल ही जाएगा, तो फिर वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। तो अगर अब सबसे पहले बात करें कि मैक्सिमम सिमेट्रिक रिलेशन क्या होंगे, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक बनाना है तो ये जो 6 ऑर्डर पेयर है इसमें से एटलीस्ट 1 का होना तो प्रेजेंट है, या एक भी ना हो तो भी सही है। वॉइड रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो देखो 6 0, इन 6 में से एक भी ऑर्डर पेयर को लेट मत करो, वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक। 6 C1, जैसे आपने 1 का 2 के साथ ले लिया तो 2 का 1 के साथ तो ऑटोमेटिक अपन ऐड कर देंगे ना उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, प्लस 6 C2 प्लस 6 C3 प्लस 6 C4, 6 C5 और 6 C6। इसका मतलब क्या होगा, इनमें से जैसे आपने 6 ऑर्डर पेयर में से कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ले लिए तो उनके 2 तो ऑटोमेटिक अपन ऐड करेंगे, तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा आपका, सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक है, इतने सारे रिलेशन आपके सिमेट्रिक होंगे बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एक काम करो ना, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, अगर इनके अंदर मैंने जैसे आपने कोई सा पेयर लिया, इतने आंसर आएंगे, इनमें अगर जैसे मैंने 1 का 1 ऐड कर दिया तो भी सिमेट्रिक हो गए, 1 1 2 2 कर दिया फिर भी सिमेट्रिक होगा, 1 1 2 2 3 3 फिर भी सिमेट्रिक होगा। लेकिन चारों को ऐड कर दोगे तो फिर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो एक काम करें, मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये जो 4 आपके ऑर्डर पेयर हैं इससे टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 4। लेकिन 1 माइनस कर दो, ये 1 कौन सा माइनस है, इस भाई कोई सीधी सीधी बात ये बोले आपसे कि इन 4 ऑर्डर पेयर की हेल्प से टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो 2 की पावर 4 बनेंगे। बस उस 2 की पावर 4 में एक रिलेशन ऐसा होगा, वो कौन सा होगा आपका, रिफ्लेक्सिव, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। तो इनटू में क्या लगाना है, ये, तो कितना आंसर जाएगा, 2 की पावर 6 इज 64 इंटू 15, तो कितना बन जाएगा, 15 चौके 60, 0 6 90 और 6 96, टोटल आंसर आएगा इसका C 960। इस तरीके से इसको करना है। तो ये बच्चों के लिए ठीक क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा देखना अपने अकॉर्डिंग। चलो बेटा थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें अपन बात करेंगे टेक्नोमेट्रिक की कंप्लीट क्वेश्चन होगी, हाइट एंड डिस्टेंस, इक्वेशन और अप टू रिलेशन।